बच्चों की किताबें आमतौर पर मजेदार काल्पनिक पात्रों से भरी होती हैं, जिनमें रोमांचक किस्सों के जरिए बच्चों को जिंदगी से जुड़े कुछ जरूरी सबक सिखाए जाते हैं। लेकिन कभी कभार बच्चों की कुछ मशहूर कहानियां असल में आपको बहुत ही अजीब या थोड़ा परेशान करने वाली लग सकती हैं। जैसे परी कथाओं की झकझोर देने वाली शुरुआत या बच्चों को सबक सिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही डरा देने वाली कहानियां। क्या बड़े आराम से बैठे ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं बच्चों के लिए बनी आज तक की कुछ सबसे भयानक, हैरत अंगेज और अजीबोगरीब कहानियों से, जिन्हें सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सचमुच बच्चों के लिए ही बनी थी। लड़कों की तरह रहने वाली लड़की सचमुच बनी लड़का। 1800 के दशक में रहने वाले किसी माँ बाप के लिए किसी ऐसी बच्ची को पालने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण कुछ भी नहीं था जो बच्चियों की तरह पेश आना ही न चाहती हो। और यही वजह थी जिसके चलते साल 1880 में नन्ही मिस कॉन्सिक्वेंस का उदय हुआ। बच्चियों के लिए बनी ये किताब उन्हें बुरी हरकतें करने वाली कहानियों से भरी पड़ी है, जिसमें द टॉम बॉय हु चेंज्ड इन अ रियल बॉय भी शामिल है। कहानी का नाम ही इसके बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स आपको गंभीर रूप से परेशान कर सकती हैं। यह किस्सा एक सामंत की बेटी का है, जो कि असल में लड़कियों की तरह कभी पेश ही नहीं आती थी। सो कढ़ाई जैसी उबाऊ चीजें सीखने के बजाय वो स्लेजिंग, पेड़ों पर चढ़ना और लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने जैसी रोमांचक चीजें ज्यादा पसंद करती थी। ये सब कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन अपनी इन हरकतों की सजा के तौर पर कहानी में वो सचमुच किसी लड़के की तरह दिखने और बोलने लगती है। उसकी आवाज भारी हो जाती है और शरीर भी मर्दों जैसा भड़कीला हो जाता है। फिर एक दिन जब उसने अचानक अपनी में झांक कर देखा तो वो पूरी तरह से लड़का बन चुका था। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, पर मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होता, पर कहानी इतने पर खत्म नहीं होती। इस परिवर्तन के बाद उसके माता पिता ने एक शिप के कैप्टन को पैसे देकर उसे सेलर बना दिया, फिर एक समुद्री यात्रा पर भेज दिया, जिसके बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। भले ही ये कहानी लड़कियों को लड़कों जैसी हरकतें करने से रोकने के लिए लिखी गई हो, पर मुझे तो ये बच्चों की खराब परवरिश करने वाले पेरेंट्स की कहानी ज्यादा लगती है। बच्ची को ले गए भूत। मॉरिस सेंडेक एक ऐसे लेखक थे जिन्हें बच्चों के लिए वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर और इन द नाइट किचन जैसी स्वप्निल किताबें लिखने और उनका चित्रण करने के लिए बेहद पसंद किया जाता था। लेकिन आउटसाइड ओवर देयर नाम की उनकी ये कहानी किसी सपने की तरह कम, दिल दहला देने वाले नाइटमेयर की तरह ज्यादा लगती है। कहानी की नन्ही नायिका ईडा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए घर पर अकेली ही थी। तभी वो अचानक से अपना बिगुल बजाने लगती है, जिसे सुनकर कुछ दुष्ट राक्षस चुपके से आकर बच्चा चुरा लेते हैं और उसकी जगह बर्फ से बने बच्चे का एक भयानक पुतला पालने में छोड़कर चले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि उस पुतले का चेहरा कुछ ज्यादा ही बदसूरत था, तो यकीन मानिए कि आगे का मामला और भी बदतर होने वाला है। जब ईडा उसे उठाती है तो वो बर्फीला बच्चा देखते ही देखते उसकी उंगलियों से पिघलकर जमीन पर फैल जाता है। सख्ती में होने के बावजूद ईडा बहादुरी दिखाते हुए अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ती है और अंत में उसे फिर से वापस घर ले आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नन्हे मुन्नों को सुलाने के लिए बच्चा चुराने वाली इन सदाबहार कहानियों से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जोर से दरवाजा बंद करने वाली रेबेका की हुई दर्दनाक मौत। हम सभी कभी कभार दरवाजे को बहुत ही जोर से बंद करते हैं, चाहे वो गुस्से में हो, हताशा में या फिर महज किसी को डराने के लिए। लेकिन हिलेरी बेलोग द्वारा बच्चों को तौर तरीके सिखाने के लिए लिखी गई 1907 में प्रकाशित एक किताब की माने तो दरवाजे को जोर से बंद करना किसी बच्चे की जिंदगी की आखिरी हरकत साबित हो सकती है। रेबेका एक शैतान बच्ची थी जो अपने अंकल को चौंकाने के लिए दरवाजे को जानबूझकर बड़े जोर से बंद करती थी। पर एक दिन उसने जिस दरवाजे को बंद किया, उस पर संगमरमर की एक भारी सी मूर्ति लगी थी। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, मूर्ति सीधे बच्चे के सिर पर गिरी, जिससे उसकी वहीं खड़े खड़े मौत हो गई। फिर कहानी रेबेका के अंतिम संस्कार की तरफ मुड़ जाती है, जहां पादरी उसकी दुखद मौत को शोक में शामिल होने आए सभी बच्चों को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर उस बेचारी बच्ची की क्या गलती थी? गलती तो उस बेवकूफ की थी जिसने उस भारी भरकम मूर्ति को दरवाजे के ठीक ऊपर फिट किया था। तो क्या समझे? अगर आप रेबेका की तरह नहीं मरना चाहते हैं तो दरवाजे पर ताकत दिखाने के बजाय इन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स पर जोर से ठोक दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप उन्हें जितनी भी जोर से दबाएंगे, आपके सिर पर कोई मूर्ति नहीं गिरेगी। आइए अब अपनी अगली कहानी की तरफ चलते हैं। द लिटिल मरमेड। दुनिया भर के बच्चों द्वारा पसंद की जाने वाली द लिटिल मरमेड डिज्नी की एक बड़ी ही प्यारी फिल्म है, जिसे साल 1989 में बनाया गया था। ये मत्स्यांगना की कहानी है जिसे एक राजकुमार से प्यार हो जाता है। उस राजकुमार के साथ रहने के लिए बेताब वो अपने परिवार को छोड़ देती है और दुष्ट समुद्री चुड़ैल से सौदा करके अपनी आवाज के बदले इंसानों जैसे पैर हासिल कर लेती है। कठिन हालात को पार करते हुए दोनों का मिलन आखिर हो ही जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और वे हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। पर असल में डिज्नी ने मरमेड की ओरिजिनल कहानी से कुछ
दुखद हिस्सों को हटा दिया, जिसे साल 1837 में बच्चों के डेनिश लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा था। सबसे पहले तो आवाज के बदले पैरों का सौदा करने से पहले ममिट को चेतावनी दी गई थी कि जमीन पर पड़ने वाला उसका हर एक कदम भयानक दर्द से भरा होगा। किताब में तो इस दर्द को चाकू पर चलने जैसा बेरहम बताया गया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। भले ही राजकुमार उससे प्यार करता रहा हो, पर फिर भी उसे एक दूसरी लड़की से शादी के लिए मजबूर किया जाता है। बेचारी मरमट का दिल टूट गया और वो बेहद उदास रहने लगी। तभी उसकी बहनें एक तिलिस्मी चाकू के साथ प्रकट होती हैं, जिसे उन्होंने अपने बाल देकर डायन से हासिल किया था। आप तो समझ गए होंगे कि डायन के तिलिस्म को तोड़ने के लिए मरमिट को चाकू से क्या करना होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि उसे बिस्तर पर सोते हुए अपने प्रेमी की हत्या करनी होगी, तो आप एकदम सही हैं। लेकिन वो बेचारी ऐसा नहीं कर पाई और उसके बदले खुद ही समुद्र में कूदकर पानी में विलीन हो गई। उसके बाद ना कोई प्यार परवान चढ़ता है और ना ही वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। बस एक मामूली सा अंतिम संस्कार होता है। मेरे हिसाब से हैंस क्रिश्चियन एंडरसन को इस कहानी का नाम नन्ही मरमिट को एहसास हुआ कि लाइफ में कुछ फेयर नहीं होता, ये रखना चाहिए था। माचिस बेचने वाली बच्ची कहानी। किसी बच्ची को मरते हुए दिखाने वाली सिर्फ एक दर्दनाक कहानी लिखना क्रिश्चियन एंडरसन के लिए मानो काफी ना रहा हो, जो उन्होंने द लिटिल मैच गर्ल नाम की एक ऐसी ही दूसरी कहानी लिख डाली। ये एक बेहद गरीब बच्ची की कहानी है जो नए साल की बर्फीली पूर्व संध्या में सड़क पर लोगों को माचिस बेच रही थी। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण वो खुद को गर्म रखने के लिए एक एक करके माचिस जलाना शुरू कर देती है। आग की लपटों में उसे अचानक भ्रम नजर आने लगा, जिसमें एक बड़ी सी दावत, एक क्रिसमस ट्री और यहाँ तक कि उनकी दिवंगत दादी का चेहरा भी शामिल था। अपनी दादी को बार बार देखने के लिए वो सभी तीलियों को एक साथ जला डालती थी। अगली सुबह लोगों को उस बच्ची की जमी हुई लाश सड़क के किनारे पर पड़ी मिली, जिसके चेहरे पर अब भी मुस्कान झलक रही थी। वाह, अपने बच्चों को रात में अच्छे सपने दिखाने के लिए गरीबी और मौत पर आधारित कोई कहानी सुनाने से बेहतर तरकीब भला और क्या हो सकती है। सिंड्रेला भी डिज्नी की दुनिया भर में पसंद की जाने वाली सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। ये कहानी है एक राजकुमारी की जो कि बात कर सकने वाले जानवरों, माँ जैसी एक तेजतर्रा परी और अपने छोटे छोटे पैरों की मदद से अपने प्यारे राजकुमार से मिल पाती है। लेकिन सिंड्रेला का पात्र प्रेरित करने वाली मूल कहानी आपको जानी पहचानी सी परी कथाओं की तरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उस कहानी को सबसे पहले जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स ने पहली बार 1812 में अश्विन पटेल नाम से प्रकाशित करवाया था। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, इस जोड़ी ने बहुत सी ऐसी भयानक कहानियां लिखी जो लगभग हर मामले में डिज्नी की फिल्मों से एकदम उलट थी। सबसे पहले तो अश्विन पटेल वाली कहानी में कोई भी जादुई परी माँ नहीं है जो हर वक्त ज्ञान देती रहती हो। उसके बजाय नायिका के पास एक जादुई पेड़ था जिसे उसने खुद अपने आंसुओं से सींचकर अपनी माँ की कब्र पर उगाया था। पेड़ उसे हर वो चीज देता है जिसकी उसे जरूरत पड़ती है, पर फिर भी सुनने में बहुत ही उदास करने वाला है। पर अभी आगे तो और भी उदास करने वाली बातें हैं। डिज्नी वाली कहानी में राजकुमार सिंड्रेला को ढूंढने के लिए अपनी राज्य की सभी लड़कियों को सिंड्रेला द्वारा पार्टी में छोड़ी गई एक जूती पहनाकर देखता है, पर सिंड्रेला की बेरहम सौतेली माँ उसे कोठरी में बंद कर देती है ताकि राजकुमार सिंड्रेला की जगह अपनी उसकी खुद की 2 सगी बेटियों में से किसी एक को चुन ले। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो जूती किसी के भी पैर में फिट नहीं होती और आखिरकार सिंड्रेला ही कामयाब होती है। लेकिन एशियन पटेल में ये सीन कुछ ज्यादा ही खून खराबे वाला बताया गया है। अपने पैर को सिंड्रेला की छोटी सी जूती में फिट करने के लिए ये पहली सौतेली बहन ने अपने पैर के अंगूठे ही काट दिए, लेकिन उसके पैर की हालत देखकर राजकुमार समझ जाता है कि ये लड़की सिंड्रेला नहीं है। जब दूसरी सौतेली बहन की बारी आई तो वह अपने पैर उस जूती में फिट करने के लिए अपनी एड़ी ही काट कर फेंक देती है, पर उसकी भी चाल नाकाम रहती है। अंत में जूती छोटे पैरों वाले एशियन पटेल को आराम से फिट हो जाती है और वो अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ घोड़े पर बैठकर चली जाती है। पर खून खराबा अभी भी खत्म नहीं होता। दोनों की शादी वाले दिन उसकी सौतेली बहनों ने भविष्य की राजकुमारी से संबंध अच्छे रखने के लिए उन्हें बधाई देने का ढोंग करने आई। लेकिन जब वे कपल की तरफ बढ़ने लगी तो उनकी पुरानी दुष्टता की सजा के तौर पर कबूतरों ने दोनों बहनों की आंखें नोच ली। अब समझा डिज्नी ने मूल कहानी में इतने सारे आखिर बदलाव क्यों किए। अजीब व गरीब दावत। ग्रिम ब्रदर्स ने सिर्फ राजकुमारियों से जुड़ी कहानियां नहीं लिखी, पर उनकी द स्ट्रेंज फीस्ट नामक कहानी इतनी ज्यादा अजीब है कि आपको अपना सिर खुजाने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में एक ब्लड सॉसेज और एक लीवर सॉसेज आपस में दोस्त हैं। एक दिन ब्लड सॉसेज रात के खाने के लिए लीवर सॉसेज को अपने घर बुलाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर लीवर सॉसेज को सीढ़ियों पर परेशान करने वाली कुछ चीजें नजर आती हैं, जैसे आपस में लड़ते एक झाड़ू और फावड़ा। वहीं पास में पड़ा हुआ एक घायल बंदर। वो ब्लड सॉसेज से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ब्लड सॉसेज उसे अनसुना करते हुए खाना तैयार करने में जुट जाता है। तभी अचानक लीवर सॉसेज को एक आवाज सुनाई देती है कि वो एक जाल में फंसने वाली है जहां से उसे तुरंत निकल जाना चाहिए।
लीवर सॉसेज फौरन वहां से भागती है और मुड़ के देखने पर ब्लड सॉसेज के हाथ में चाकू लिए अगर आज मैं तुम्हें पकड़ लेती तो कच्चा चबा जाती चिल्ला रही होती है। भले ये कहानी अपना काम करती हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इंसान जैसे दिखने वाली सॉसेज या खुद सॉसेज का शिकार करने वाली सॉसेज में से ज्यादा अजीब क्या है। स्ट्रूवेल पीटर। भले ही आप सोचते हो कि ग्रिम ब्रदर्स बच्चों की कहानियां लिखने वाले दुनिया के सबसे अनुचित लेखक हैं, तो आपको बता दें कि जर्मनी के ऐसे ही एक और लेखक हैं जो आसानी से उस खिताब पर दावा कर सकते हैं। हेनरिक हॉफमैन पेशे से एक डॉक्टर हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी में बच्चों को मोरल सिखाने के लिए बहुत सी कहानियां लिखी थी, लेकिन उनकी सबसे मशहूर कहानियां स्ट्रूवेल पीटर नामक उनकी किताब में पाई जाती हैं। इसे मोटा मोटा अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए तो शॉक हेडेड पीटर आता है, और कवर का चित्र देखते ही ज्यादा समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन मजेदार कहानियों और तस्वीरों का वादा करने वाली ये किताब असल में शिष्टाचार के भयावह सबक पर उठती है। मसलन खुद स्ट्रूवेल पीटर एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कभी नहाता नहीं था, ना ही नाखून काटता था और ना ही कभी अपने बालों में कंघी करता था, लेकिन बेहद गंदा दिखने जैसी मामूली से गलती के लिए उसे मिलने वाली सजा थोड़ी सी बेरहमी थी। पीटर की फैमिली, दोस्त और जानने वाले उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। शायद ये कहानी सुनकर जर्मन माएं अपने बच्चों की नहाने की आदत वाकई पक्की करवा पाती हूँ, लेकिन क्या दुनिया में एकदम अकेला होने की सजा सचमुच इतनी जरूरी थी? ठीक है बच्चों, अच्छे से साफ सफाई मेंटेन करना, वरना कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा, समझे? अंगूठा चूसने वाले बच्चों का दर्दनाक अंजाम। हॉफमैन की स्ट्रूवेल पीटर में एक ऐसी कहानी लिटिल सक अ थंब बिना किसी डाउट के उस किताब की सबसे भयानक कहानी है। ये कॉनरेड नामक एक लड़की की कहानी है जो अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद अपने अंगूठे चूसने की आदत से बाज नहीं आ रहा था। माँ उसे डराती है कि यदि उसने ये आदत नहीं छोड़ी तो महान लंबा दर्जी कहे जाने वाला एक भयानक शख्स आकर के उसके अंगूठे काट लेगा। सो टॉल टेलर एक बड़ी सी कैंची के साथ प्रकट होता है और माँ के कहे मुताबिक बच्चे के दोनों हाथों के अंगूठे काट लेता है। आप सोच रहे होंगे कि इस डरावने आदमी द्वारा अपने बेटे का हाथ काटे जाने से माँ एकदम घबरा गई होगी, पर ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहती है कि कॉनरेड के साथ वही हुआ जिसका वो हकदार था, और कहानी खत्म हो जाती है। साफ जाहिर है कि भयानक कहानी 19वीं सदी में बच्चों की अंगूठा चूसने की आदत छुड़वाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज के हिसाब से कहानी इतनी डरावनी है कि इसने सचमुच टिम बर्टन की एडवर्ड सिजरहैंड्स जैसी हॉरर फिल्म को प्रेरित किया। वैसे अगर मैं उन बच्चों की जगह होता तो जिंदगी में दोबारा कभी अपने अंगूठे ना चूसता भाई। हर वक्त रोने वाली बच्ची। हॉफमैन ने एक ऐसे अजीबोगरीब नैतिक कहानियां सिर्फ जर्मनी वालों के लिए नहीं लिखी। उनकी किताब स्लोवेनली बेट्सी अमेरिकन पेरेंट्स के लिए द अमेरिकन स्ट्रूवेल पीटर कहकर बेची जाती है, और दुर्भाग्य से अमेरिकी बच्चों के लिए भी ये किताब उतनी भयावह थी। किताब की एक कहानी में एक लड़की होती है जो कि हर वक्त रोया करती थी। उसकी माँ उसे बिना बात के आंसू बहाने के लिए डांटती थी और चेतावनी देती है कि अगर वो यूं ही रोती रही तो बहुत जल्दी अंधी हो जाएगी। बच्चों को रास्ता लगाने का ये ढंग तो बहुत ही अजीब है भाई। जाहिर है कि माँ की बातों से डरकर बच्ची और ज्यादा रोती है। तभी वो गौर करती है कि उसकी आंखों की रोशनी तो सचमुच कम हो रही है। इस बात से डरकर वो बच्ची और ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खुद उसकी आंखें बह रही हैं। खैर, कहानी के अंत में हॉफमैन बच्चों को हमेशा खुश रहने का और जरा भी ना रोने की सलाह देते हैं। जी हाँ बच्चों, अपनी उदासी का घूंट पिएं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखें ताकि आपकी आंखें बर्फ की गोलियों की तरह पिघलकर बह ना जाएं। फियोबियन एक घमंडी बच्ची। स्लोवेनली बेट्सी में मौजूद हॉफमैन की एक ऐसी ही दूसरी कहानी अजीब से दिखने वाली एक बच्ची पर आधारित है जिसका नाम फियोबियन होता है। ये बात अलग है कि अपने बड़े से सिर के चलते वो किसी बच्ची की तरह कम, बड़े से मशरूम की तरह ज्यादा दिखती है। कहानी के मुताबिक फियोबी का सबसे बड़ा जुर्म है कि वो बड़ी घमंडी है। वो खुद को हर चीज और अपने आसपास के सभी लोगों से बेहतर समझने के कारण हमेशा गर्दन तान कर चलती थी। इतना कि उसकी नजर जमीन पर कभी पड़ती नहीं थी, लेकिन सिर को लगातार ताने रहने के कारण उसकी गर्दन लंबी होने लगती है और वो कुछ समय के बाद किसी जिराफ जैसी दिखने लगती है। लेकिन इतने पर भी वो अपना सिर ऊंचा रखने से बाज नहीं आती। एक समय ऐसा आया कि फियोबी की गर्दन बेहद कमजोर होकर उसके सिर को सहारा देने लायक ही नहीं बची हुई जिंदगी उसे अपनी नागिन जैसी गर्दन को एक ठेले पर लाद कर इधर उधर धकेलते हुए बितानी पड़ी। मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि गर्दन कोई कैंडी नहीं है जो सिर्फ सिर ऊंचा करने भर से खींचकर लंबी हो जाएगी। हर वक्त चटकारे लेना या बोरियत मिटाने के लिए खाना कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें छुड़ाना वाकई बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप भी इस आदत का शिकार हैं तो शायद खुराफाती हॉफमैन की अगली कहानी की इस बेचारी बच्ची का दर्द ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। द लिटिल ग्लटन नामक कहानी में मैरी नाम की एक बच्ची हर समय कुछ न कुछ खाती रहती थी। वो जब देखो तब घर के स्टोर से खाने की चीजें चुराती और माँ के लाख मना करने के बावजूद अपनी
आदत से बाज नहीं आ रही होती थी। फिर एक दिन मधुमक्खी का एक छत्ता देखते ही पता नहीं कहां से उसके मन में हाथ बढ़ाकर छत्ते से शहद निकालने का बेवकूफी भरा ख्याल आ गया। शायद किसी ने भी मैरी को ये नहीं बताया था कि मधुमक्खियों को छेड़ना महंगा साबित हो सकता है, और पलक झपकते ही छत्ते की सारी मधुमक्खियां उसे घेर लेती हैं। सिर से पांव तक मधुमक्खियों का डंक लगने के कारण वो हफ्तों बिस्तर पर रही और उसके पेरेंट्स भी क्रूरता दिखाते हुए उसे खाने में सिर्फ दवाइयां ही देते थे। फिर उसके बाद मैरी की हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत छूट जाती है, यानी वो ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ ठीक शब्द यूज करना सही नहीं रहेगा, उसकी जगह जिंदगी भर के लिए डर गई कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। गले पर बंधा हरा रिबन। द ग्रीन रिबन नामक कहानी एल्विन शॉर्ट्स द्वारा बच्चों के लिए लिखी गई किताब इन अ डार्क रूम एंड अदर स्केरी स्टोरीज में पाई जाती है। वाह भाई वाह, बच्चों के लिए टाइटल तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं लगता। कहानी की शुरुआत होती है जेनी नाम की एक बच्ची से, जिसकी दोस्ती एल्फ्रेड नाम के एक लड़के से हो जाती है। एल्फ्रेड ने गौर किया कि जेनी अपने गले में हमेशा एक हरे रंग का रिबन बांध कर रखती है। जब उसने पूछा कि वो इसे क्यों पहनती है, तो जेनी ने कहा एक दिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। कहते हुए उसने बात टाल दी। दोनों बड़े होकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद एल्फ्रेड के कई बार पूछने के बावजूद जेनी ने कभी नहीं बताया कि अपने गले में वो हरा रिबन क्यों बांधती है। फिर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और नाजुक हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो जल्दी मर जाएगी। बच्चों की किताब के हिसाब से ये सब कितना अच्छा टॉपिक है ना। खैर, तब जेनी एल्फ्रेड को इशारा देकर बुलाती है, अपने बगल में बिठाती है और कहती है कि अब वो उसकी गर्दन से रिबन हटा सकता है। लेकिन एल्फ्रेड के रिबन हटाते ही जेनी का सिर लुढ़क कर जमीन पर आ गिरता है। पता चला कि एल्फ्रेड इतने सालों से बिना सिर वाली एक चुड़ैल के साथ रहता चला आ रहा था। ये कैसी बात हुई भाई? हाँ जेनी, आपने तो बेचारे एल्फ्रेड को बड़े ही जोर का झटका दे दिया भाई। ये कहानी तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही भयानक निकली। और क्या एल्फ्रेड ने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसकी बीवी की खोपड़ी का जॉइंट थोड़ा ढीला है? अगर जेनी का सिर केवल एक रिबन के सहारे टिका हुआ था तो एल्फ्रेड ने उसे एक आध बार अपना सिर एडजस्ट करते हुए देखा ही होगा। क्या वो सच में इतनी बड़ी बात कभी नोटिस नहीं कर पाया? हाँ, या हो सकता है एल्फ्रेड को ऐसी चीजें पसंद हो। कोरलाइन। बहुत से लोग कोरलाइन को शायद एक एनिमेशन फिल्म के रूप में जानते हों। साल 2009 में रिलीज हुई थी, लेकिन असल में इस कहानी की शुरुआत अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर लेखक नील गैमन द्वारा बच्चों के लिए लिखी गई एक किताब से हुई थी। पर बच्चों के लिए बनी होने के बावजूद कोरलाइन की कहानी भी वीडियो की दूसरी कहानियों जैसी है। इस कहानी में कोरलाइन नाम की एक बच्ची अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहाँ उसे एक छोटा सा रहस्यमयी दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा कोरलाइन को एक दूसरी दुनिया में ले जाता है, जहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब होता है और उसे उस समय देने वाले एडल्ट समेत हर वो चीज उपलब्ध मौजूद होती है जिसकी उसे ख्वाहिश हो। बस एक ही परेशान करने वाली बात थी, वो ये कि इस नई दुनिया में सभी के चेहरों पर आंखों की जगह बटन टके हुए लेकिन पता नहीं क्यों ये बात कैरोलाइन को जरा भी परेशान नहीं कर रही थी। फिर उसे इस तिलिस्मी दुनिया में रहने की कीमत के तौर पर अपनी आंखों पर भी बटन टांगने के लिए कहा जाता है। किसी नॉर्मल शख्स की तरह कैरोलाइन ने भी जब ऐसा करने से मना किया तो उसे पकड़कर आंखों की जगह बटन वाले 3 बच्चों की आत्मा के साथ बंद कर दिया जाता है। उन तीनों बच्चों ने भी वहां पर रहने के लिए अपनी आंखों का सौदा किया था। पता चला कि बेदलाम कहा जाने वाला यहाँ का मुख्य खलनायक ये सौदा करने वाले बच्चों से जल्दी ही ऊब जाता है और उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन कोरलिन अपनी चालाकी से उस दानव को हरा देती है और लड़ाई के दौरान उसका दाहिना हाथ भी उखाड़ देती है। बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कहानी में खून खराबे की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। इस कहानी के बाद मुझे अब बटन देखते ही ना बहुत ही गूज़बम्स आने लगते हैं भाई। गूज़बम्प्स। 90 के दशक के हर बच्चे को याद होगा कि गूज़बम्प्स पढ़ने के बाद डर के मारे उनकी रातों की नींद कैसे हराम हो जाती थी। ये रेंज 1992 में बच्चों के लेखक R.L. स्टीन द्वारा लिखी गई थी। लेकिन फैमिली हॉरर की इन किताब में कुछ बहुत ही परेशान करने वाली कहानियां भी हुआ करती थीं। सबसे पहले नाइट ऑफ द लिविंग डमी की बात करते हैं, जो कि शो में इस्तेमाल होने वाले 2 पुराने और डरावने पुतलों पर आधारित हैं। जो 2 पता नहीं कैसे 2 जुड़वा बहनों के हाथ लग जाते हैं। दोनों बहनें आपस में बहस करने लगती हैं कि मैं ज्यादा अच्छी कठपुतली चलाती हूँ। तभी उनमें से एक पुतला जिंदा उठता है। वो कहता है तुम दोनों बहनें अब हमेशा के लिए उसकी गुलाम हो, और वो उनके पालतू कुत्ते का गला घोंटने का भी कोशिश करता है। इसकी क्या जरूरत थी भाई? कठपुतली तो वैसे भी इतनी डरावनी होती है। कहानी के अंत में बहनें पुतले को हरा देती हैं, पर बच्चों के लिए बनी किसी किताब में गुलामी और पशु क्रूरता के गलत उदाहरण पेश करना किसी भी कोण से उचित नहीं है भाई। गूज़बम्प्स की कई दूसरी किताबें भी डरावनेपन की हदें पार कर जाती हैं, जैसे कि बैड हेयर डे को ही ले लीजिए। ये कहानी है जादू सीखने में दिलचस्पी रखने वाले एक बच्चे की, जो कि अपने फेवरेट जादूगर से कुछ ट्रिक्स चुरा लेता है। लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक ट्रिक के चलते उसकी बहन एक खरगोश में बदल जाती है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए वो अपनी बहन को ठीक करवाने के लिए फिर से उसे जादूगर के पास ले जाता है। लेकिन पता चलता है कि वो जादूगर भी बात कर सकने वाला एक खरगोश है, जिसे बहुत पहले किसी जादूगर ने श्राप दिया था। फिर वो खरगोश लड़के को अपनी एक नई ट्रिक में शामिल होने का मौका देता है। पर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑफर स्वीकारने पर लड़के का क्या हुआ। जी हाँ, वो भी एक फूले हुए सफेद खरगोश में बदल जाता है।
पर मेरा सवाल यह है कि खरगोश बनने में ऐसी कौन सी खास डरावनी बात है भाई? हाँ, आपको गाजरों से एलर्जी ना हो बस। लेकिन अगली कहानी तो और भी ज्यादा अजीब और चिपचिपी है। रीडर को खुद अपना एडवेंचर चुनने का ऑप्शन देने वाली किताब बीवेयर द पर्पल पीनट बटर में छुपन छुपाई खेलते वक्त आपको भूख लग जाती है। सो आप एक पुराने फ्रिज में रखी हुई पर्पल कलर की एक अजीब सी जेली को खा लेते हैं, पर उसे खाते ही आपका साइज एकदम से छोटा हो जाता है और किसी आइस बॉक्स में बंद हो जाने, शौचालय में बह जाने या किसी दैत्याकार चूहे से लड़ने जैसी चुनौतियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। किसी दिन मैं भी अपनी टॉयलेट की छत में रहने वाले चूहे से मुकाबला जरूर करूंगा भाई। क्या आप भी ऐसा कुछ करेंगे? सीरीज की अगली कहानी मॉन्स्टर ब्लड सागा तो और भी ज्यादा दो हाथ आगे निकल जाती है। ये कहानी एक गाढ़े राक्षसी कीचड़ की है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, जिसमें जानवरों समेत इंसान भी शामिल हैं। ये हैमस्टर जैसे छोटे जानवरों को किसी गोरिल्ला जैसा भारी भरकम आकार वाला बनाने की ताकत भी रखता है। ये पानी के लिए एक बेहतरीन हथियार भी साबित हो सकता है, क्योंकि पानी के संपर्क में आते ही ये तादाद में कई गुना बढ़ जाता है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जब वे हमला करें तो मैं उस टॉयलेट पर ना बैठा मिलूं बस। लेकिन गूज़बम्प सीरीज की ये सबसे खौफनाक कहानी का ताज तो द कर्स ऑफ कैंप कोल्ड लेक को ही जाना चाहिए, और मैं ऐसा सिर्फ किताब के डरावने कवर की वजह से नहीं कह रहा हूँ। इस कहानी में एक बच्ची समर कैंप से बेशुमार नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है मानो कोई 24 घंटे उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए। कैंप में एक एक करके उसके दोस्तों की भयानक मौत होने लगती है और फिर अंत में वो बच्ची खुद भी मर जाती है। बच्चे तो वैसे भी समर कैंप पसंद नहीं करते, ऊपर से ऐसी कहानियां पढ़ेंगे तो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अंधेरे में सुनाने लायक भूतिया किस्से। गूज़बम्प्स की कहानियों में खौफनाक पुतलों और बैगनी रंग की तिलिस्मी जेली के हाथों मारे जाने वाले बच्चों से करीब एक दशक पहले ही एल्विन शॉर्ट्स ने एक ऐसी किताब लिख दी जिसकी कहानियां सुनकर बड़े से बड़ा शख्स भी रोने लगा। स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क में मौजूद 82 कहानियां बहुत ही ज्यादा डरावनी हैं, जो कि किताब की कवर आर्ट से ही पता चलता है। ये सब स्टीफन गैमेल के भयानक चित्रों का कमाल था, जिन्हें देखने वाला भुला नहीं सकता। जैसे विचलित कर देने वाली कहानी हेराल्ड का ये चित्र देखिए। कहानी की शुरुआत में दो किसान एक बजूका बनकर उसका नाम हेराल्ड रख देते हैं। जब भी किसानों का मूड खराब होता है वो अपना गुस्सा हेराल्ड पर ही निकालते हैं। वे उस बजूका के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, इस बात से अनजान कि वो बेहद गुस्सा आए हुए एक भूत में बदल चुका है। तो उनका अंजाम क्या हुआ? हेराल्ड उन किसानों की खाल उतार कर उन्हें धूप में चलने के लिए जमीन पर बांध के चला जाता है। हालांकि अगर आपको लगता है ये कहानी भयानक थी तो द हॉन्टेड हाउस के मुकाबले ये भैया कुछ भी नहीं है। कहानी की शुरुआत में एक पादरी एक ऐसे वीरान घर में रात को रुकता है जहां भूतों की अफवाह के चलते कोई भी नहीं आता जाता था। रात में पादरी को कदमों की आहट सुनाई देती है और अचानक एक चुड़ैल प्रकट होती है और उसे डराकर लगभग मार डालती है। लेकिन मैं आपको कहानी का अंत नहीं बताने वाला, क्योंकि सच तो यह है कि मुझे भी बताने में डर लग रहा है भाई। रात की बात तो जाने दीजिए, अपने डरावने और विचलन कर देने वाले चित्रों के चलते ये कहानियां तो भैया दिन दहाड़े पढ़ने लायक भी नहीं है भाई। आपके हिसाब से इनमें से किन किताबों को बच्चों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए? क्या आपने भी बचपन में कोई ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसने आपको बुरे सपने ला दिए हो? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।